हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री का जो एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रागैतिहासिक काल। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम अपने इस लेक्चर में प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य ने क्या किया था। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, जिस काल की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। यानी कि जहां से जिस काल के हमें क्या सोर्सेस उपलब्ध नहीं है कि उस काल में क्या घटनाएं हुई थी, तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि हाँ, हमारे बीते हुए सालों में लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसे था। ऐसा कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, तो उस काल को क्या बोला जाता है? उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल में जो भी विषय की जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? वह पाषाणों के उपकरण से, मिट्टी के बर्तनों से, खिलौनों आदि से प्राप्त होती है। क्योंकि उस टाइम पे कोई लिखित साक्ष्य तो थे नहीं, कोई लिखित विवरण तो मिला नहीं हमें, तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे या कैसे पता लगाएंगे कि हमारे इतिहास में क्या घटनाएं घटी थी, या वहां के लोगों का जीवन कैसा था, या वहां के लोगों की सभ्यता कैसी थी। तो हमें ये किससे पता चलेगा? हमें ये पता चलता है वहां के पाषाण के उपकरणों के द्वारा, मिट्टी के बर्तनों के द्वारा या खिलौनों आदि से पता चलता है। खुदाई के दौरान जो भी चीजें हमें वहां से मिली है, वहां से हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। ये काल कैसा था? ये काल मनुष्य की सभ्यता का क्या काल माना जाता है? प्रारंभिक काल माना जाता है, क्योंकि क्या मानते हैं कि यहीं से मनुष्य क्या क्या जीवन आरंभ हुआ था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं कि इस काल को, प्रागैतिहासिक काल को ही कितने भागों में विभाजित किया जाता है? प्रागैतिहासिक काल को ही हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल हमारा 2.5 लाख से कितना आता है? हमारा 10,000 ईसा पूर्व आता है। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल आता है, उसका समय आता है 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद आपका नव पाषाण काल आता है और उत्तर पाषाण काल आता है। उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय है, जो 6,000 से लेकर के 1,000 ईस्वी तक आता है, ईसा पूर्व तक। तो ये जो था प्रागैतिहासिक काल, 3 भागों में डिवाइड है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल को हम कितने कालों में बांटते हैं, कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कि हम उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे हम पहले पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं। अभी हमने क्या जाना है? प्रागैतिहासिक काल। इतिहासों को क्या है कि इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में अभी हमने पढ़ लिया कि प्रागैतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिसमें क्या लिखित जो साक्ष्य है वो मौजूद नहीं थे। ठीक है, लिखित विवरण ना मिलने के कारण उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम रखते हैं प्रागैतिहासिक काल में। जिसके बारे में हमें, जिस काल के बारे में हमें किससे पता चलता है? खुदाइयों के दौरान मिले हुए उपकरणों से पता चलता है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पे कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में उस काला को बोलते हैं ऐतिहासिक काल जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख क्या है? पढ़े नहीं जा सकते। जैसे कि हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसको क्या है, हम अभी पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे कि क्या? आपकी हड़प्पा। हड़प्पा एक आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि उसकी हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, उसकी लिपि तो मिली है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो वो किस में आती है? ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल में कहते हैं कि जिसके
अंदर लेखन कला तो थी, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऐतिहासिक काल। उसी तरह से सिंधु और वैदिक सभ्यता इस काल से संबंधित है, ठीक है। इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत दोनों प्रकार के क्या है? साक्ष्य उपलब्ध है। हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, वहां की खुदाइयों के से क्या मिलता है? हमें उपकरण भी मिलते हैं पुरातत्व से, और साहित्य भी मिलता है, जिससे कि क्या होता है? हमें आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर, दोनों के आधार पर हमें मिलती है। उसी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग ज्यादा हो पाता है, ठीक है, क्योंकि वैदिक साहित्य क्या है? इसका अपवाद है। वैदिक साहित्य क्या है? इसका अपवाद है, क्योंकि साहित्य क्या होता है? अपने हिसाब से जो कवि है, ठीक है, जो इतिहासकार है, वो क्या करते हैं? अपने हिसाब से उसको साहित्य को लिखता है। लेकिन जो पुरातात्विक है वो क्या है? वो हमारे समक्ष कैसे प्रस्तुत करते हैं विवरण? एकदम सही सही विवरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आद्य ऐतिहासिक काल को भी क्या दो भागों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। अब आद्य ऐतिहासिक काल कितने भागों में बटा है? तो दो भागों में बटा है। कौन कौन से भाग में? तो एक आता है आपका ताम्रपाषाण काल और दूसरा आता है आपका लौह काल, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण काल और लौह काल, ठीक है। ये दोनों क्या है? काल आद्य ऐतिहासिक काल के माने जाते हैं। ताम्रपाषाण काल में आपका क्या आ जाएगा? सिंधु सभ्यता आ जाएगी, और लौह काल में क्या आ जाएगा? आपका वैदिक सभ्यता आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी हम ताम्रपाषाणिक काल के बारे में बात करते हैं कि ताम्रपाषाणिक काल कौन कौन से थे। तो बेसिकली जो ताम्रपाषाणिक काल है वो आते हैं आपके ताम्रपाषाणिक काल, जिस काल में क्या है? जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को क्या कहा जाता है? उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहा जाता है। यानी कि मनुष्य ने पत्थर का तो उपयोग किया, लेकिन पत्थर के उपयोग के साथ साथ उसने कौन सी धातु का प्रयोग किया? उसने तांबे का प्रयोग किया। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? ताम्रपाषाणिक काल बोला जाता है। ताम्र मतलब तांबा हो गया और पत्थर मतलब पाषाण हो गया, ठीक है। पत्थर के साथ तांबे के औजारों का उपयोग करना क्या कहलाता है? ताम्रपाषाणिक काल कहलाता है। और इस हिसाब से आप क्या बोलेंगे कि सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया गया औजारों में? तो सर्वप्रथम जिस धातु का औजारों के रूप में प्रयोग किया गया वो क्या थी? वो तांबा थी। वो क्या थी? वो तांबा थी। तो आपसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सी धातु है जिसका सर्वप्रथम सर्वप्रथम मनुष्य ने औजार बनाने के लिए उस धातु का प्रयोग किया, तो आप क्या बताएंगे कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम जो धातु उपयोग में लाई गई वो कौन सी थी? वो तांबा थी। वो कौन सी थी? वो तांबा थी। उसी तरह से भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत में मिलते हैं। मतलब जो ये ताम्रपाषाण था, ताम्रपाषाणिक काल थी, वो भारत के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ था। कहाँ कहाँ पे? मुख्य कौन से क्षेत्र थे? एक तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, दूसरा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, फिर पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्वी भारत में फैला हुआ था, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट आता है आपका कौन सी? कि जो बनास की घाटी थी, बनास घाटी में स्थित आहाड़ में सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई हैं। ये सब किससे बनाए जाते थे? ये सारी चीजें तांबे से निर्मित होती थी। ये किससे निर्मित होती थी? ये तांबे से निर्मित होती थी। यानी कि सबसे पहली जो हमारी ताम्रपाषाणिक संस्कृति है वो कौन सी है? वो आहाड़ है। वो कौन सी है? वो आहाड़ है, जो कहाँ पे मिलती है? कहां पर स्थित है? वो स्थित है आपकी बनास की घाटी में। कहां पर स्थित है? बनास की घाटी में आहार संस्कृति, जहां से हमें कुल्हाड़ियां कुल्हाड़ियां भी कैसे मिली है? हमें सपाट मिली है, ठीक है, प्लेन कुल्हाड़ियां मिली है, तांबे की चूड़ियां मिली है, कई तरह की चादरें मिली है, जहां से हमें क्या मिलता है? जहां से हमें तांबे के निर्मित उपकरण मिलते हैं। उसी तरह से आता है आपका गिलुंड। गिलुंड भी कहाँ है? गिलुंड भी हमारा आहाड़ में ही आता है, जहां से हमें क्या मिलता है?
जहां पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, जहां से हमें यहाँ के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। फिर आती है आपकी आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का जो केंद्र बिंदु है, आहार संस्कृति का जो केंद्र बिंदु है वो क्या माना जाता है, गिलुंड को माना जाता है। गिलुंड को क्या माना जाता है, आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु, जहां से हमें क्या मिले हैं, प्रस्तर यानी पत्थर के फलक मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे कि आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु क्या है, आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु क्या है, गिलुंड है। ठीक है, गिलुंद आहार संस्कृति का केंद्र है जहां से हमें प्रस्तर के फलक मिलते हैं। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं आपसे डायरेक्टली कि प्रस्तर का जो फलक है वो कहाँ से मिलता है, प्रस्तर फलक का जो उद्योग है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो कई बार गिलुंद दे देगा, गिलुंद ना दे देकर क्या दे देगा आपको, आहार संस्कृति पूछ लेगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि प्रस्तर फलक का जो उद्योग है वो कहाँ पे, कौन सी संस्कृति में था, आहार संस्कृति में था। और आहार संस्कृति में कहाँ पे, गिलुंद में। और गिलुंद क्या है, एक आहार संस्कृति का एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, यहां से किसका, प्रस्तर फलक का उद्योग किया जाता था। उसी तरह से आहार संस्कृति के लोग क्या करते थे, गेहूं, धान, दाल की खेती करते थे। कौन सी चीजों की खेती करते थे ये लोग, आहार संस्कृति के लोग, तो ये लोग गेहूं की, धान की और दाल की खेती करते थे। और पशुओं में कौन कौन से जानवरों को पालते थे ये, तो ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और ऊंट आदि जानवरों को पालते थे। ठीक है, समझ में आ गया ये। अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ताम्रपाषाण काल में आहार संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां से हमें सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और कई तरह की क्या मिली है, चादरें मिली हैं। ठीक है, ये सब किससे निर्मित है, ये सब हमें तांबे से निर्मित है। इसी वजह से आहार को क्या बोला जाता है, ताम्रवती भी बोला जाता है। आहार को क्या बोला जाता है, ताम्रवती भी बोला जाता है। और गिलुंद जो है आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु है, जहां से हमें क्या मिलता है, प्रस्तर फलक के उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि ऊंट को पालते थे। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ये किसमें थी, आहार में थी। अब हम बात करते हैं जोरवे संस्कृति की। तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक क्या मिला है हमें, एक 5 कमरों वाले मकान का अवशेष मिला है, जिससे क्या पता चलता है कि वहां का जीवन कैसा था, वहां का जीवन आपका कैसा था, ग्रामीण था। आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी संस्कृति है जिसका जीवन ग्रामीण था, तो आप क्या बताएंगे कि जोरवे की संस्कृति जो है, जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। वहां से 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ क्या थी, ग्रामीण बस्तियां थी और यहाँ का जीवन कैसा था, बहुत ही सामान्यता था। ठीक, जैसे कि कुछ बर्तन, जिसे साधारण तश्तरियां, साधारण कटोरे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्या मिला है हमें, सूत एवं रेशम के धागे, कायथा से क्या मिला है, मनके का हार, ये सब मिला है। तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको कि ताम्रपाषाण काल के लोग क्या करते थे, कताई, बुनाई और सुनारी का व्यवसाय भी करते थे। इनका जीवन तो कैसा था, ग्रामीण था, लेकिन ये लोग किसमें माहिर थे, ये लोग कताई, बुनाई, सुनार, इन सारी चीजों में भी माहिर थे और इन सारी चीजों का क्या करते थे, व्यवसाय करते थे। ठीक, इस काल के लोग क्या थे, लेखन कला के बारे में नहीं जानते थे। ये लोग क्या थे, लेखन कला से भी अनभिज्ञ थे। ठीक है, ये लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। लेकिन राजस्थान और मालवा से प्राप्त मिट्टी निर्मित क्या, वृषभ की मूर्तियां जो हैं वो हमें कहां से मिलती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिट्टी की जो वृषभ की मूर्ति है वो कहां से मिली है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान और मालवा से। ठीक, लेकिन मातृ देवी की मूर्ति, जो मातृ देवी की मूर्ति है वो कहां से मिली है, तो वो आपको इनाम गांव से मिली है। वो आपको कहां से मिली है, वो आपको इनाम गांव से मिली है। जिससे कि पता चलता है कि लोग वृषभ और मातृ देवी की क्या करते थे, पूजा करते थे। वृषभ और मातृ देवी की पूजा करते थे। तो मातृ देवी के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें इनाम गांव से मिले हैं, लेकिन जो वृषभ की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं वो हमें राजस्थान और मालवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया ताम्रपाषाण काल। अब हम बात करते हैं लोह काल की।
अब हम बात करते हैं लौह काल की। तो लौह काल में बेसिकली क्या हुआ था कि लौह काल उत्तर भारत में लौह काल के साथ साथ क्या था, चित्र धूसर मृदभांड यानी कि ओसीपी, ओसीपी और पीजीडब्ल्यू, ये क्या है, प्रिंटेड ग्रेयर वेयर, ठीक। चित्र धूसर मृदभांड संस्कृति भी क्या हुई थी, कायम हुई थी, जो कि कहाँ पे निर्मित थी, किसके समकालीन थी, तो ये दक्षिण भारत में लौह काल जो है महापाषाण संस्कृति के समकालीन थे। लौह काल में महापाषाण कालीन संस्कृति के समकालीन थे, कहाँ पे, दक्षिण भारत में, ठीक है। तो बेसिकली जो दक्षिण भारत में क्या है, लौह काल महापाषाण संस्कृति के समकालीन था, लेकिन ये उत्तर भारत में भी फैला हुआ था, जो किसके, चित्रधूसर मध्यान्ह की संस्कृति के साथ साथ कायम हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है अब हमारा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल, अभी हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, फिर आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल बेसिकली उसको कहा जाता है जिस काल में क्या हुआ था, मानव का विकास हुआ था। मानव के विकास के काल को इतिहास कहा जाता है, जिसके लिए क्या थे, लिखित साक्ष्य, लिखित विवरण हमें क्या उपलब्ध होना शुरू हो गए, जिस काल के लिखित साक्ष्य हमें मिलने लगे, जिस काल में घटनाओं को क्या क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगा, उस काल को हम क्या बोलते हैं, उस काल को हम ऐतिहासिक काल में मानते हैं। उसी तरह से मनुष्य की जो कहानी है आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है, तो आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व आरंभ होती है। मनुष्य आज का नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है 100-200 साल पुराना है या कितने साल पुराना है। मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य की जो कहानी है, वो आज से लगभग कितने साल वर्ष पुरानी है, तो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। जिसमें कौन सा जो मानव है धरती पर आया था, तो सबसे पहले जो मानव धरती पर आया था वो था ज्ञानी मानव, यानी कि होमोसेपियंस। होमोसेपियंस सबसे पहले जो मानव धरती पर आया था वो कौन सा था, वो था आपका ज्ञानी मानव, यानी कि होमोसेपियंस। इसका प्रवेश धरती पर कब से हुआ है, तो इसका प्रवेश धरती पर करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हो चुका था। कितने हजार साल पहले, तो ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रवेश धरती पर कब हुआ था, करीब करीब 30 से 40 हजार वर्ष पहले, ठीक है। इसके बाद आता है इस काल के लिए, इस काल के अध्ययन के लिए हम किस पर निर्भर करते हैं, हमें पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशियों के वर्णन, इन तीनों प्रकार के साक्ष्य क्या है, ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए, ऐतिहासिक काल की घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से बताने के लिए उपलब्ध है। यानी कि हमें अगर इतिहास के बारे में पढ़ना है, ऐतिहासिक काल के बारे में जानना है, तो उसके लिए हमें तीनों साक्ष्य, कौन कौन से, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशियों के वर्णन जो है, विवरण जो है, उनसे क्या होता है, ऐतिहासिक के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में हमें पता चलता है। यहां से हमें क्या होती है, सहायता मिलती है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। तो इसको बेसिकली इस तरीके से याद कर लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन उसको क्या किया गया है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो उस काल को क्या बोलते हैं, हम आद्य ऐतिहासिक काल में ले आते हैं। फिर ऐसा काल यानी कि ऐतिहासिक काल आता है, तीसरा काल इतिहास का, जिसमें क्या होता है, मानव का विकास तो होता है, मानव के विकास होने के साथ साथ यहाँ पर हमें क्या, लिखित विवरण, लिखित जो साक्ष्य हैं वो क्या होते हैं, उपलब्ध भी होते हैं और क्या पूर्णतः पढ़े भी जा सकते हैं। तो उस काल को क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। तो मनुष्य का जो है आगमन कब से हुआ है, 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। सबसे पहले जो मनुष्य आया था, सबसे पहले जो मानव आया था वो कौन सा था, तो वो था आपका ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियन, जिसका जो प्रवेश है धरती पर कब से था, तो करीब करीब 30 साल से पहले, 30,000 वर्ष पहले या 40,000 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो इतिहास को जानने के लिए या ऐतिहासिक काल को जानने के लिए तीनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, कौन कौन से, पुरातात्विक, साहित्यिक और
विदेशियों के वर्णन। यहाँ से हमें क्या मिलता है, ऐतिहासिक काल को जानने के साक्ष्य मिलते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना पाषाण काल। ठीक है, अब बात करते हैं कि पाषाण काल किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं हम पाषाण काल किसको बोलते हैं। तो पाषाण काल उस काल को कहते हैं जब मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, उनमें हमें क्या मिलता है, पाषाण या प्रस्तर से बने उपकरणों की क्या मिलती है, अधिकता मिलती है। यानी कि जो भी उसने उपकरण बनाए हैं या जो भी जैसा भी वो जीवन व्यतीत करता था, उसमें वो जिन चीजों का क्या करता था, उपयोग करता था, वो कैसे होते थे, वो सारे के सारे पाषाण यानी कि पत्थर के बने होते थे। इसी वजह से इसको क्या बोला गया, इसी वजह से इसे पाषाण काल बोला गया। जैसे कि ताम्र पाषाण काल में क्या था कि तांबे का प्रयोग करने की वजह से ये वो लोग कैसे हो गए, ताम्रवती। आहाड़ की संस्कृति के लोग सिर्फ क्या करते थे, तांबे का प्रयोग करते थे, इसी वजह से आहाड़ को क्या बोला जाता है, ताम्रवती भी बोला जाता है। उसी तरह से जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, यानी कि तांबे के साथ साथ वो लोग पाषाण का उपयोग करते थे, इसी वजह से उसको क्या बोला गया, ताम्र पाषाणिक बोला गया। इसी तरह से पाषाण काल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस समय का जो मानव है वो क्या करता था, वो पूर्णतः पाषाण का प्रयोग करता था, पत्थरों का प्रयोग करता था, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसी वजह से इसको पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि ये कौन से शब्द से बना है। कई बार आपसे डेफिनेशन में ये भी पूछ लेता है। ठीक, तो बेसिकली लिथिक शब्द जो है यानी कि पैलियोलिथिक। ठीक, तो पैलियोलिथिक, ये लिथिक शब्द जो है यूनानी भाषा के किससे बना है, लिथोस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, पाषाण या प्रस्तर। जिसका मतलब क्या होता है, पाषाण या प्रस्तर। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा पूरा पाषाण काल। ठीक है, कि पूरा पाषाण काल क्या होता है। तो बेसिकली जो है पूरा पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय पूरा पाषाण काल के अंतर्गत व्यतीत किया है। ये वो काल था जिसमें क्या था, ये काल आखेटक और खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मानव क्या था, सभ्य नहीं था। वो क्या करता था, आखेटक और खाद्य संग्रहण, यानी कि किस पर, आखेटक का मतलब हो गया आपका पशुचारण, यानी कि क्या करना, पशुपालन करना नहीं जानता था, वो शिकार करता था। क्या करता था, भ्रमण करता था, शिकार करता था। पूर्णतः किस पर निर्भर था वो, आपके आखेटक यानी कि शिकार पर निर्भर करता था। ठीक है, इस काल में प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये कब से कब तक था, ये लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व के रहे होंगे। अभी भी सबसे पहले पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं इंडिया में, वो हमें मिले हैं महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले हैं। यहाँ से हमें पूरा पाषाण कालीन क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जिससे हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति जो है, उसकी उपस्थिति, यानी वो कब से प्रेजेंट है यहाँ पर, यानी मनुष्य का जो साक्ष्य है पृथ्वी पर वो कब से माना जाता है, आपका 14 लाख वर्ष पुराना माना जाता है, 14 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। यानी कि आप ये मानेंगे कि जो पूरा पाषाण काल है वो 2.5 लाख वर्ष पूर्व का है। ठीक, लेकिन महाराष्ट्र में, इंडिया में अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य है वो सबसे पहले कहाँ मिला है, तो वो हमें कहाँ मिला है, महाराष्ट्र में मिला है। महाराष्ट्र में भी कहाँ मिला है, बोरी नामक स्थान से। ठीक है, यहाँ से खुदाई हुई है और यहाँ की खुदाई में हमें क्या मिला है, पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। इसी अवशेषों पर हम क्या अनुमान लगाते हैं कि मनुष्य की उपस्थिति जो है पृथ्वी पे कब से थी, 14 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक, तो पूरा पाषाण काल में जो पत्थरों का या प्रस्तरों का है ना, जो पाषाण उपकरण जो है वो जो प्रयोग किए जाते थे, उस आधार पर उनके आकार और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर भी हम क्या करते हैं, इस काल को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का मानव एक जगह अपना जीवन रह करके व्यतीत नहीं करता था। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ का जो मानव था वो कैसा था, आखेटक था। क्या था, आखेटक था। तो वहां से मिले क्या, उपकरणों, पत्थर के बने औजारों से
और वहां की क्या जलवायु से हमें क्या है, हमें एक स्थान पे कैसा छोटा पत्थर मिला है, दूसरे स्थान पे हमें बड़ा पत्थर मिला है। फिर इसके आधार पर, इस परिवर्तन के आधार पर क्या हुआ है, इस परिवर्तन के आधार पर हमने इसको 3 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। जिसमें से आपका आता है सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल। कौन सा काल आता है पुरापाषाण काल का? निम्न पुरापाषाण काल, जो 2.5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व है। फिर आता है मध्य पुरापाषाण काल, जो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व है। फिर आता है आपका उच्च पुरापाषाण काल, जो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक आता है। यानी कि पूरा पाषाण काल को भी हमने किस में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, जो कि 2.5 लाख से कब तक का आता है, 10,000 वर्ष तक आता है, 10,000 वर्षों तक का आता है। तो 1 बाय 1 हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? निम्न पुरापाषाण काल के बारे में, जिसमें बेसिकली आता है आपका, इस काल में क्या था, इस काल का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, हिमयुग। यानी कैसा था, पूरी चारों तरफ क्या था, बर्फ से ढका हुआ। कैसा था, बर्फ से ढका हुआ था। ये मानव कैसा था, सभ्य नहीं था। जो उसका आसपास का जो वातावरण था वो कैसा था, हिमयुग में था। ठीक है, इसमें मानव का जो, मानव जीवन का जो विकास था वो कैसा था, अस्थिर था। पूर्णता कैसा था, अस्थिर था। उसको नहीं पता था कि क्या भोजन क्या होता है, वस्त्र पहनने चाहिए, या वो कैसे रहता था। यानी कि उसका जीवन कैसा बीतता था, पहाड़ों और गुफाओं में, या पेड़ों के ऊपर। वो क्या करता था, ऐसे पेड़ों के ऊपर क्या झोपड़ियां डाल के रहता था। ठीक है, तो इस काल का जो मानव है, निम्न पुरापाषाण का मानव, वो पूरा कैसे था, असभ्य था, सभ्य नहीं था। ठीक, अस्थिर का मतलब यहाँ पे हो गया कि उसके भोजन, आवास और वस्त्र की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि हाँ ये भोजन है जिसको मैं कच्चा खा रहा हूँ, उसको मैं पका के खा सकता हूँ, या मैं जिसका शिकार कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसने ये चीजें समझनी सीखी कि जिसका मैं शिकार कर रहा हूँ, यदि मैं उसको पाल लूं, उसको पालतू बना लूं, तो इसके इसके मांस के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, दूध, या उससे भी बने जो भी सारी चीजें हैं, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, एक्स्ट्रा हमें बेनिफिशियल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये उसको धीरे धीरे समझ में आया, जैसे जैसे आगे आगे परिवर्तन होता गया। ठीक, उसी तरह से क्या था, भोजन के लिए मानवों ने क्या, आखेट को अपना आधार बनाया। यानी कि वो क्या करता था, शिकार करता था, जिससे उसे हथियारों की क्या आवश्यकता पड़ती थी। यानी अब आपके सामने जानवर जा रहा है, अब उसको ऐसे तो है नहीं ना कि दौड़ के खा जाओगे। उसका शिकार करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए होगा ना मारने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा उस पर टूट पड़ोगे उसको खाने के लिए। तो क्या होता था, हथियारों की आवश्यकता पड़ी। तो हथियार कैसे बनाएगा, हथियार वो धीरे धीरे पत्थरों को रगड़ना, उसको तोड़ना, एक दूसरे पे पत्थरों को पटकना। तो इस तरह से क्या, उस समय के हथियार कैसे थे, बेडोल और बड़े बड़े होते थे, क्योंकि उसको नहीं समझ थी कि हाँ बड़े पत्थरों को उठाकर जितनी तेजी से मैं मारूंगा उतनी ज्यादा ताकत लगेगी। हाँ, और जितने छोटे और नुकीले होंगे उनको उतनी तेजी से फेंकेंगे। ठीक, धार वाले होने चाहिए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो ये धीरे धीरे उसको समझ में आया। ठीक, निम्न पुरापाषाण काल में वो इतना सभ्य नहीं था कि वो चीजों को अच्छे से समझ जाए। धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लगी। ठीक है, उसी तरह से इस काल के औजार भी कैसे थे, चकमक यानी चमक वाले थे, पत्थर के और स्फटिक के बने होते थे, यानी कि क्वार्टजाइट के बने होते थे। इसी वजह से उनको क्या बोला जाता है, इसी वजह से निम्न पुरापाषाण काल के मानव को क्वार्टजाइट मैन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको इसको याद रखना है कि क्वार्टजाइट मैन किसको बोला जाता है। तो निम्न पुरापाषाण काल के मानव को क्वार्टजाइट मैन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसके जो है प्रमुख औजार कैसे होते थे, इसके औजार कैसे यूज होते थे। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण काल में कौन से औजारों का यूज करते थे ये लोग, चॉपर का यानी कि गंडासा, चॉपिंग का खंडक, हैंडेक्स का हस्त कुठार। इसमें चॉपर चॉपिंग के प्रथम अवशेष हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, चॉपर चॉपिंग यानी कि ये गंडासा और खंडक के हमें जो औजार हैं, अवशेष हैं, ये हमें कहाँ पे मिले हैं, तो ये हमें सोहन नदी घाटी यानी पाकिस्तान में, सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से हमें क्या इसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। और हैंडेक्स हमें कहाँ से देखने को मिला है, हैंडेक्स के जो प्रथम अवशेष है वो हमें
पलवरम, मदुरई और अत्तिरपक्कम। अत्तिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं, यानी कि साउथ इंडिया से। तो आपसे जो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नव पाषाण काल जो है, निम्न पाषाण काल जो है, निम्न पुरा पाषाण काल में जो औजार थे वो कौन से यूज होते थे, तो आप क्या बताएंगे? चॉपर चॉपिंग और हैंडेक्स, यानी कि गंडासा, खंडक और हस्त कुठार। तो चॉपर चॉपिंग जो है वो हमें कहाँ मिले हैं? सबसे पहले वो हमें सोहन घाटी यानी पाकिस्तान में मिले हैं। और हैंडेक्स जो है, हैंडेक्स हमें कहाँ मिला है? हैंडेक्स हमें पलवरम, मदुरई या अत्तरपक्कम से मिले हैं। तो ये याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अत्तरपक्कम में कौन सा औजार मिला है, तो आप क्या बताएंगे कि हैंडेक्स मिला है। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि निम्न पुरा पाषाण के जो मुख्य स्थल थे वो कौन कौन से थे। बेसिकली वो कौन से थे? तो पहलगाम, क्या है? पहलगाम। पहलगाम में क्या मिला है हमें? पहलगाम में हमें निम्न पुरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर? पहलगाम में, कश्मीर में। कहां में? कश्मीर में। फिर आती है आपकी बेलन घाटी। जो बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। ठीक है, बेलन घाटी कहाँ है? बेलन घाटी आपकी यूपी में है, जो आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद में पड़ती है। उसके बाद आता है भीमबेटका। भीमबेटका और आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं ये एमपी के होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, यहां से भी क्या मिला है? निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आपका 16 आर और सिंगी तालाब, ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको राजस्थान में नागौर जिले में मिलता है। ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको राजस्थान में नागौर जिले में मिलता है। कई बार आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 16 आर और सिंगी तालाब आपको कहाँ से मिला है। राजस्थान दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो नागौर दे देगा। तो आप क्या याद रखेंगे कि 16 आर और सिंगी तालाब हमें कहाँ से मिलते हैं? नागौर से मिलते हैं। और ये कहाँ के साक्ष्य है? यह कहाँ का क्षेत्र है? ये आपका निम्न पुरा पाषाण काल का। ठीक है, फिर आता है नेवासा। नेवासा से हमें किसके? पटसन के साक्ष्य टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मिली हैं। ये आपकी कहां पर है? महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिले में। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में है। ठीक, उसके बाद आता है हुसंगी। हुसंगी कहाँ है? कर्नाटक में, गुलबर्गा में। कहाँ पे? कर्नाटक में, गुलबर्गा में। फिर आता है आपका अत्तरपक्कम। अत्तरपक्कम कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है। ये सातों के सातों जितने भी स्थल हैं और जो भी क्षेत्र है आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके सिर्फ यूजीसी नेट में नहीं आता है, आपके टीजीटी पीजीटी कोई भी आप एग्जाम देंगे जिसमें आपका हिस्ट्री मेन है, वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। फिर हम बात करते हैं आपके मध्यपुरा पाषाण काल की। किसकी बात करेंगे अब हम? अब हम बात करेंगे आपके मध्यपुरा पाषाण काल की कि मध्यपुरा पाषाण काल का जो मानव है वो कैसा था। तो इस काल में मानव अपने उपकरणों का क्या प्रयोग कैसा करता था? सुंदर बनाने लग गया था। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जो पुरा पाषाण काल का जो मानव था, निम्न पुरा पाषाण काल का मानव, वो बड़े बड़े औजार बनाता था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि जितने छोटे और सुंदर औजार होंगे, हल्के औजार होंगे, उतनी ज्यादा इफेक्टिव लगेंगे, उतनी ज्यादा तेजी से जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका क्या डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, तो उसको ये समझ आ गई कि वो कैसे बनाने लग गया था, वो छोटे उपकरण बनाने लग गया था। वो कैसे उपकरण बनाने लग गया था? छोटे। पहले क्या थे? बेडोल थे। अभी कैसे हो गए? सुडोल हो गए। कैसे हो गए? सुडोल हो गए, और छोटे छोटे और पैनी धारदार। ठीक, तो ये करने लग गया। पहले के युग में क्या क्वार्टजाइट का प्रयोग करता था? सिर्फ क्वार्टजाइट का। इसकी वजह से निम्न पुरा पाषाण काल के मानव को क्या बोला जाता है? क्वार्टजाइट मैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वार्टजाइट मैन बोला जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल में आते आते क्वार्टजाइट की जगह क्या यूज करने लग गया वो? तो क्वार्टजाइट की जगह चर्ट, जस्पर, जैस्पर और फ्लिंट, ये जैसे पत्थरों अलग अलग, ठीक है, इन तीनों पत्थरों का क्या करने लग गया? उपयोग करने लग गया। ठीक है, इसी वजह से इस संस्कृति को डॉक्टर एच डी संकालिया ने क्या बोला है? फलक संस्कृति बोला है। डॉक्टर एच डी संकालिया ने मध्यपुरा पाषाण काल को क्या बोला है? फलक संस्कृति बोला है, क्योंकि इसमें अलग अलग पत्थरों का प्रयोग करके क्या बनाए जाते थे? फलक यानी कि हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, कैसे थे? छोटे थे। कैसे थे? छोटे थे। और कौन कौन से उपकरण थे उसमें? तो क्या था? हैंडेक्स, चॉपर चॉपिंग था। इसके कौन से उपकरण हो गए हैं? इसमें आ गया आपका बेधक यानी बोरर, खुरचनी स्क्रेपर और तक्षनी ब्यूरिन। बोरर, ब्यूरिन, स्क्रेपर, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हाथ की कुल्हाड़ियां, हाथ की कुल्हाड़ियां भी बनाने लग गए थे। ठीक है, तो ये चीजें, ये जो है तीनों चीजें याद रखोगे
हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर चॉपिंग किसमें हो गया आपका? निम्नपुरा पाषाण काल में हो गया। और बोरर, स्क्रेपर और ब्यूरिन यानी कि बेदक, खुरचनी और तक्षणी किसमें हो गया आपका? मध्यपुरा पाषाण काल में हो गया। ठीक है, अब हम याद रखते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मध्यपुरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो है बेलन घाटी। बेलन घाटी निम्नपुरा पाषाण काल का भी है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज में। ठीक है, फिर आता है सोहन घाटी। सोहन घाटी आपका कहाँ पे आ गया? पंजाब और पाकिस्तान में आ गया। पंजाब और पाकिस्तान में आ गया। फिर आपकी आ गई भीमबेटका की गुफाएं, जो आपकी रायसेन जिले में एमपी में है। जो आपकी रायसेन जिले में एमपी में है। फिर आपका आता है नेवासा, महाराष्ट्र में है। अतिरपक्कम तमिलनाडु आ गया। और सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात। ठीक है, ये कहां पर आ गए? आपके गुजरात में आ गए। तो ये कौन से स्थल हो गए? ये मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल हो गए। आपसे कुछ भी, कोई भी एक पूरा स्थल दे देगा और ये पूछेगा कि ये कहां पर है, ये कौन से काल के हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये निम्नपुरा पाषाण काल के कौन से थे और मध्यपुरा पाषाण काल के कौन से थे। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करना है, इनको अच्छे से याद करना है। फिर आता है आपका उच्चपुरा पाषाण काल। अभी हमने क्या पढ़ा? निम्नपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका उच्चपुरा पाषाण काल। ठीक है, तो इसमें क्या था? ये जो चरण था, ये जो चरण था, इसमें क्या हो गया था? हिमयुग का अंत हो गया था। हिमयुग का अंत हो गया था, क्योंकि इसमें क्या था? हेमोसेपियंस का उदय। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है? होमोसेपियंस का उदय हो गया था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए एग्जाम में कि किस काल में होमोसेपियंस का उदय हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? कि उच्चपुरा पाषाण काल में होमोसेपियंस का क्या था? उदय हो गया था। ठीक है, इस समय क्या था? इस समय पत्थर कैसे बनने लगे थे? इस समय के जो उपकरण थे वो कैसे थे? पत्थर के ब्लेडों से बनने लग गए थे। मतलब औजारों में दक्षता आ गई थी, एक इक्वालिटी आ गई थी, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई थी। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक वहां पे क्या था? उपकरण बनाए जाने लग गए थे। क्योंकि धीरे धीरे क्या था? डेवलपमेंट बढ़ता गया। तो जब डेवलपमेंट बढ़ता गया, चीजों की जरूरतें होती गई, तो हम अपनी जरूरतों के हिसाब से ही तो चीजों को प्रयोग में लेकर आएंगे ना। ठीक है, तो उसी तरह से उच्चपुरा पाषाण काल के लोगों ने भी, मानव ने भी यही किया। अब क्या था? उस समय कैसा बनाता था? निम्नपुरा पाषाण काल में कौन से उपकरण बनाए जाते थे? वो क्वार्टजाइट के बनाता था। ठीक, फिर मध्यपुरा पाषाण काल में चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट के बनाने लग गया। ठीक, अब इस युग में, इस काल में क्या बनाता था? पत्थरों के अतिरिक्त, पत्थरों के अतिरिक्त हड्डी, सींगों और हाथी दांत के भी उपकरण बनाए जाने लगे। हड्डी, सींगों और हाथी दांत के भी उपकरण बनाए जाने लग गए कि जो जानवर मर गए हैं या यहाँ जिनका हम शिकार करके खा लेते हैं उनको, उसकी क्या खाल का उपयोग करने लग गए थे, वस्त्र बनाने लग गए थे, उनकी हड्डियों से, उनके सींगों से, उनके दांतों का उपयोग करके उपकरण बनाने लग गए थे। तो धीरे धीरे क्या टेक्नोलॉजी इन लोगों ने क्या की? डेवलप कर ली थी। तो इस काल में कैसे? ब्लेड से बनता था। तो ब्लेड से जो उपकरण बनते थे वो कैसे बनते थे? चाकू, ब्यूरिन, छिद्रक, बोरर, स्क्रेपर और शर पॉइंट्स। ठीक है, इन सब चीजों का क्या करते थे? ये उपयोग करते थे। तो याद रखोगे, याद रखोगे क्या? निम्नपुरा पाषाण काल में कौन से था? हेंडेक्स था, चॉपर चॉपिंग था। उसके बाद वो कौन सा था? वो कौन सा था? बोरर था, बोरर, स्क्रेपर, ठीक है, ब्यूरिन था। ठीक है, ये वहां के हो गए मध्य पाषाण काल के। फिर अब उच्चपुरा पाषाण काल में क्या हो गया? ब्लेड से बनने लग गया क्या? चाकू, ब्यूरिन, छिद्रक और स्क्रेपर पॉइंट्स, यानी कि ब्यूरिन, बोरर, स्क्रेपर और पॉइंट्स बनने लग गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज्यादातर अस्थियों से, अब हमें क्या पता चला है कि हड्डियों से भी औजार बनाते थे। तो हड्डियों से कौन से उपकरण बनाते थे? तो हड्डियों से जो उपकरण बनाते थे वो बनाते थे आपकी अलंकृत छड़। मतलब जो छड़ी बनती थी उस पे अलंकृत का मतलब उस पे भी क्या करते थे? ये नक्काशी कर देते थे। ठीक, और भाले की नोक बनाते थे। भाले की नोक यानी कि भाला मारते थे, सीधा भाला जाएगा और शिकार करने के लिए। ठीक है, और सुइयां बनाते थे। क्या बनाते थे? सुइयां बनाते थे हड्डियों से। ठीक है, तो उच्चपुरा पाषाण काल के अब प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। उच्चपुरा पाषाण काल के
प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे। तो उच्च पुरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे वो आपका आता है बेलन घाटी। अब बेलन घाटी निम्न पुरा पाषाण में भी है, मध्य पुरा पाषाण काल में भी है और उच्च पुरा पाषाण काल में भी है, तो इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। फिर आता है आपका रेणुगुंडा, फिर आता है आपका रेणुगुंडा, यारेगोडपलेम, मुचलता, चिंतामनुगावी, बेटमचरला यानी कि आंध्र प्रदेश में है ये, शोरापुर दोआब बीजापुर कर्नाटक के पास है, पटने है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है पटने, सोन घाटी आपकी एमपी में हो गई, बिसादरी गुजरात में हो गया, सिंह भूमि बिहार में हो गई। तो ये जो नाम है पुरा स्थल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे ये सारे जो इजी इजी नाम है ना वो नाम देकर के चिंतान मुगुवी दे देगा, चिंतान मनु गावी दे देगा, तो आपको जो पता ही नहीं होगा तो आप क्या मार्क करके आएंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि उच्च पुरापाषाण काल का जो ये क्या है, एक पुरा स्थल है। क्या है? एक पुरा स्थल है, ठीक है। क्या है? एक पुरा स्थल है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, उच्च पुरापाषाण काल की विशेषताएं क्या है। उच्च पुरापाषाण काल की विशेषताएं क्या है? तो इस काल की जो बेसिकली विशेषताएं हैं वो आती हैं आपकी क्या, कि अभी भी मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार ही था। लेकिन वो कैसा करता था? वो सामुदायिक जीवन की ओर अग्रसर हो गया था, यानी कि वो कबीले में रहने लग गया था। वो कैसे रहने लग गया था? कबीले में रहने लग गया था, ठीक है। अभी भी वो शिकार करता था, वो पूर्णतः खेती पे अभी नहीं आया है, अभी भी वो शिकारी ही है, आखेटक ही है, लेकिन वो कैसे कबीलों में रहने लग गया, ठीक है। सामुदायिक जीवन व्यतीत करने लग गया है। अनेक व्यक्ति झुंडों व कुलों में रहने लगे थे, जिससे आगे किसकी उत्पत्ति हो जाती है? आगे चल के परिवार की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। और मनुष्य का काम क्या था? पुरुष। भोजन संग्रह का काम कौन करते थे? पुरुष करते थे। और महिलाएं क्या करती थी? घर के काम करती थी। ये इनका सामुदायिक जीवन है, ये इनका सामुदायिक जीवन है, जिसमें मनुष्य जो है वो भोजन का संग्रहण करते थे और महिलाएं जो है वो क्या करती थी? घर के काम करती थी। उसी के बाद आता है कि अब जो है मानव वो कैसा था? गुफाओं के अलावा किसमें रहने लग गया था? झोपड़ियों में रहने लग गया था। अब किसमें रहने लग गया था? वो झोपड़ियों में रहने लग गया था। उसी तरह से हड्डी की जो सुइयां बनाते थे, जो हड्डी की सुइयां बनाते थे, उसमें क्या करता था मानव? अब चमड़े आदि के वस्त्र भी क्या करने लग गया था? सिलने लग गया था। अब जब सुइयां का यूज करोगे और जो मनुष्य, जो पशु है, उसका जो मांस खा लेगा, तो उसके बाद जो है उसको खाने के बाद जो उसकी खाल होती है, उससे क्या होता था? वस्त्र बनाने लग गया था। उसका क्या करता था? वस्त्र बनाने लग गया था। इस काल में क्या हो गया था? इस काल में कला और धर्म के प्रति भी लोगों की विशेष रुचि उत्पन्न हो गई थी। जैसे कि आपको भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलेगा, वो जो चित्रकारी की हुई है इन लोगों ने, ठीक है। इतनी प्रगति के बाद भी मानव क्या था? अभी भी सभ्य नहीं बना था, क्योंकि वो कैसा था? असभ्य और बर्बर और जंगली ही था, क्योंकि उसमें अभी स्थायित्व नहीं आया था। उसमें क्या था? अभी स्थायित्व नहीं आया था। लेकिन सभ्यता का प्रवेश कब होता है? सभ्यता का प्रवेश कब होता है? मध्य पाषाण काल में। सभ्यता में प्रवेश ये कब करता है? मध्य पाषाण काल में करता है। कब करता है ये? मध्य पाषाण काल में करता है। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो आपकी प्रागैतिहासिक काल है, ठीक, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ा, तो इसकी जो मुख्य संस्कृतियां हैं, उसके लक्षण क्या है, कहाँ पे इनका मुख्य स्थल है, और वहां की जो विशेष महत्व है वो क्या है। अभी हमने उसको एक्सप्लेन किया था, अब हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपको बेसिकली सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपका आता है निम्न पुरापाषाण काल। अब निम्न पुरापाषाण काल से हमें क्या मिला है? हमें यहाँ से शल्क, गंडासा, खंडक उपकरण, यानी कि हमें ये कौन सी संस्कृति मिली थी? अभी हमने पढ़ा था हैंडेक्स, चॉपर शॉपिंग संस्कृति मिली है, ठीक है। कहाँ से मिली है? तो ये हमें पंजाब से, कश्मीर से, सोहन घाटी से, सिंगरौली घाटी से, छोटा नागपुर के पठार से, नर्मदा घाटी से, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिली है। क्या? निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति। यहाँ की जो विशेष उपकरण है वो कौन से हैं? तो यहाँ के जो विशेष उपकरण है वो है हस्तकुठार। हस्तकुठार में आता है आपका वाटिकाश्म। कौन सा? वाटिकाश्म। और कौन सा मनुष्य मिला है हमें? हमें यहाँ पे निम्न पुरापाषाण काल में होमो इरेक्टस के साक्ष्य मिले हैं, जो हमें कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से। अच्छा, दो चीजें याद रखना कि उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस का साक्ष्य मिला है और निम्न पुरापाषाण काल में होमो इरेक्टस का साक्ष्य मिला है। निम्न पुरापाषाण काल में होमो इरेक्टस का साक्ष्य मिला है, वो भी
नर्मदा घाटी से, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मध्यपुरा पाषाण काल। उसके बाद आपका आता है मध्यपुरा पाषाण काल, जिसमें कौन सी संस्कृति के लक्षण है? खुरचनी और वैदक संस्कृति। कौन सी? खुरचनी और वैदक, यानी कि बोरर और स्क्रेपर। उसके बाद आते हैं कि मुख्य स्थल क्या थे इनके, तो ये महाराष्ट्र में नेवासा में मिली है, डिंडवाना राजस्थान में, भीमबेटका एमपी, नर्मदा घाटी एमपी, और बाकुंडा और पुरुलिया ये कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? बाकुंडा और पुरुलिया, यहाँ से क्या मिला है? मध्यपुरा पाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आपकी आती है फलक। यहाँ से महत्वपूर्ण जो उपकरण है, विशेष उपकरण, वो कौन कौन से हैं? तो वो थे आपके फलक, बेधनी और भीमबेटका की क्या? चित्रकारी। भीमबेटका की गुफा से जो चित्रकारी मिली है वो कब की है? तो वो आपकी मानी जाती है मध्यपुरा पाषाण काल से। कब की मानी जाती है आपकी? मध्यपुरा पाषाण काल से। फिर आपका आता है उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल की जो संस्कृति थी वो थी फलक और तक्षणी। वो थी फलक और तक्षणी। ये हमें बेसिकली कहां से मिली है? बेलन घाटी से, छोटा नागपुर से, मध्य भारत, ठीक है, यानी कि सेंट्रल इंडिया से, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? यहाँ से हमें उच्चपुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यहाँ का जो मानव था वो कौन सा था? तो यहाँ का जो मानव था वो होमोसेपियंस था। यहाँ का जो मानव था वो होमोसेपियंस था, जो हार्पून, फलक और हड्डी की क्या मिले हैं? यहाँ से हमें उपकरण मिले हैं। इसके बाद आपकी आती है मध्य पाषाण काल। इसके बाद आपका आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो क्या था? वो कौन सी संस्कृति से मिला है? वो हमें यहाँ से हमें सूक्ष्म पाषाण काल की संस्कृति देखने को मिलती है, जो कि आपके आदमगढ़ से, भीमबेटका से, मध्य प्रदेश से, बागौर राजस्थान, सराय नाहर और उत्तर प्रदेश से मिला है। कहाँ से मिला है हमें? आदमगढ़, भीमबेटका, भीमबेटका एमपी हो गया, बागौर राजस्थान, सराय नाहर आपका क्या? यूपी में आ गया। कहाँ पे आ गया आपका? यूपी में आ गया। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? यहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ के जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो क्या है? तो वो है आपका सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ठीक है। कैसे? यहाँ के उपकरण कैसे थे? सूक्ष्म थे, ठीक है, बहुत ही माइक्रो थे, इसी वजह से इसको क्या माइक्रोलिथ बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ की क्या सूक्ष्म पाषाण उपकरण तकनीक का उपयोग होने लग गया था, विकास होने लग गया था। जैसे पहले बड़े बड़े उपकरणों का प्रयोग होने लगा, अभी क्या हो गया था, यहाँ मध्य पाषाण काल तक में आते आते छोटे सूक्ष्म उपकरण बनाने की तकनीकों का क्या विकास हुआ था। और अर्धचंद्राकार उपकरण मिले हैं, इकधार ब्लेड मिली हैं, स्थायी निवास का साक्ष्य और पशुपालन का साक्ष्य हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? मध्य पाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। जो कि उच्च पाषाण काल तक का मानव कैसा था? आखेटक ही था। लेकिन कैसे रहता था? समुदाय में तो रहता था, लेकिन क्या सभ्य नहीं था। क्या सभ्य नहीं था। उसी तरह से आपका नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो नवपाषाण काल में बेसिकली क्या आता है कि नवपाषाण काल में जो हमें कैसी संस्कृति मिली है? पॉलिश्ड उपकरण की। नवपाषाण काल तक में आते आते जो इनकी जो ये बर्तनों का यूज करते थे, या जो भी ये चीजों उपकरण का यूज करते थे, वो कैसे थे? एकदम पॉलिश्ड किए हुए, बहुत सुंदर सुंदर से थे, ठीक, चित्र बने हुए थे, और क्या था? पॉलिश्ड थे। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? बुरजोहम से, गुफर खाल से, ठीक है, जो कहाँ पर है? आपके जम्मू कश्मीर में है। लंगनाज गुजरात में है। फिर आपकी आती है दमदमा, यानी कि कश्मीर में। फिर आपका आता है कोल्डी हवा, यानी कि उत्तर प्रदेश। चिरांद यानी कि बिहार। पोयमपल्ली, पायमपल्ली आपका आ गया तमिलनाडु। ब्रह्मगिरी और मौस्की आपके आ गए कर्नाटका। ये जो शहर है, ये सारे के सारे स्थल किस चीज के हैं? ये आपके नवपाषाण काल के हैं। उसके बाद यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो यहाँ से मानव ने प्रारंभिक कृषि संस्कृति को अपना लिया था, कपड़ा बनाना लग गया था, भोजन पकाना सीख गया था, मृत भांडों का निर्माण करने लग गया था, अच्छे खासे पॉलिश्ड जो थे वो मृत भांड बनाए जाते थे अलग अलग कलर्स के, बेसिकली लाल पीला बनाते थे, ठीक। उसके बाद आता है यहाँ पे क्या था? मनुष्य कैसा था? स्थायी निवास। कैसा? मनुष्य ने स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया था। उसके अंदर क्या आ गया था? स्थायित्व आ गया था।
उसके बाद आता है पाषाण उपकरणों की क्या पॉलिश शुरू हो गई थी, पहिए और अग्नि का प्रचलन शुरू कर लिया था। यानी कि पहले जैसे जिस चाक को बना करके वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसी चाक का क्या किया उसने उपयोग करके क्या बना लिया, पहिया बना लिया, बैलगाड़ी बना ली। तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। इसके बाद आपका आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्पेशली जो केरल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़ करके सभी जगह क्या है, पूरा पाषाण कालीन हमें क्या मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं। सिर्फ कहाँ नहीं मिलते आपके, केरल में और उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है भारत का, वहां का, वहां को छोड़ करके। और सबसे पहले जो पूरा पाषाणिक जो उपकरण है उसकी खोज किसने की, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाणिक जो स्थल है, जो उसके जो उपकरण है, उसकी खोज किसने की थी, तो 1863 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुशफुट ने पलवरम में क्या पहला पूरा पाषाणिक क्या पूरा पाषाणिक उपकरण खोजा था, पहला पूरा पाषाणिक उपकरण खोजा था। तो बेसिकली अभी हम क्या बात कर रहे हैं, पूरा पाषाणिक स्थलों की, ठीक, जिसकी खोज किसने की, कहां पर उसकी भौगोलिक स्थित है, और हमें कहां से ये मतलब वहां से क्या प्रमुख खोज हमें साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोहन क्षेत्र की। ये क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति आती है वो आती है पाकिस्तान में, सिंधु नदी की सहायक नदी के पास, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। इसकी खोज किसने की थी, सोहन की, सोहन संस्कृति की। तो इसकी खोज की थी 1935 में येल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के संयुक्त दल के डी टेरा और पीटरसन ने। 1935 के ये येल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, वहां के क्या दो लोग थे, डी टेरा और पीटरसन, उन्होंने सोहन क्षेत्र की क्या खोज की थी, कब, 1935 में, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या मिला था, तो यहाँ से हमें भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना 5 लाख वर्ष पुराना क्या मिला है, हस्त कुठार मिला है, ठीक है। इस क्षेत्र से प्राप्त उपकरणों से हमें क्या पता चलता है कि पूरा पाषाण काल के तकनीकों का विकास कैसे हुआ था। ये हम क्या करते हैं, इतिहास वहां के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में हमें पता चलता है किससे, जो हमें सोहन क्षेत्र से हेंडिक्स मिला है उससे। उसके बाद आपका आता है भीमबेटका। तो भीमबेटका से बेसिकली क्या मिलता है, भीमबेटका से हमें ये क्या मिला है आपका, एमपी के रायसेन जिले में, एमपी के रायसेन जिले में। इसकी खोज किसने की थी, तो 1957 में विष्णु श्रीधर वाकड़ वीके वाकड़कर ने की थी, 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 ठीक है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भीमबेटका की खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे कि वीके वाकड़कर यानी कि विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। कब की थी, 1957 में की थी, कब की थी, 1957 में की थी। उसके बाद आता है कि कुल कितनी गुफाएं मिली है हमें, 500 गुफाएं मिली है। वहां पे क्या गुफावास के प्रमाण मिले हैं, यानी कि भीमबेटका से जो पूरा पाषाणिक स्थल है, वहां से हमें क्या पता चलता है कि इस काल का जो मानव है वो किसमें रहता था, गुफाओं में रहता था, ठीक है। यहाँ की जो बेसिकली 5 गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है, वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और इसमें जो है, जो रंधक है, रंधक एक क्या है, एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है, एक तरह का केमिकल है, जो क्या करता है, जिससे इन लोगों ने क्या किया, गुफाओं की चित्रकारी की है, ठीक। और ये जो है भीमबेटका उच्चपुरा पाषाण काल से भी संबंधित है। यहाँ से भीमबेटका से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में चित्रकारी का सबसे पुराना क्या साक्ष्य देखने को मिलता है, ठीक है। भीमबेटका से क्या चित्रकारी के पुराने साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हथनौरा। उसके बाद आता है आपका हथनौरा, कि हथनौरा से क्या मिला है। तो बेसिकली हथनौरा से आपको मध्य प्रदेश के कहाँ पे है ये, 1987 में होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी, हथनौरा कहाँ हो गया, एमपी में हो गया, नर्मदा घाटी में, लेकिन कहाँ पे, होशंगाबाद जिले में, कहाँ पे, होशंगाबाद में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, तो यहाँ से हमें 2 विशाल हाथी मिले हैं, जो भारत में क्या है, सबसे पुराने हाथियों के जो जीवाश्म है वो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो वो हमें हथनौरा से देखने को मिलते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से क्या आदि मानव जो है कौन सा, रामापिथिकस, कौन सा मानव, रामापिथिकस, यानी रामापिथिकस के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें, हथनौरा से मिले हैं। आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है कि रामापिथिकस के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो आपको हथनौरा से मिले हैं, वो आपको हथनौरा से मिले हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है मैहर, उसके बाद आपका आता है मैहर। ये भी कहाँ है, ये भी एमपी में है, ये भी एमपी में है। कहाँ पे, सतना के पास, सतना के पास। तो इसकी भी जो खोज की थी वो किसने की थी, 1987 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज विश्वविद्यालय के पुरातत्व जो विज्ञानी थे उनके द्वारा खोज की गई थी। और यहाँ से क्या मिला है, सबसे ज्यादा क्लीवर की प्राप्ति हुई है। सबसे ज्यादा कौन सा उपकरण मिला है, तो सबसे ज्यादा यहाँ से क्लीवर की प्राप्ति हुई है। बोरी, बोरी अभी हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कहाँ पे, पुणे में। यहाँ पे क्या मिलता है, ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ है उस मलबे के भीतर से क्या मिली है हमें, 14 लाख वर्ष पुरानी संस्कृति मिली है। 14 लाख वर्ष पुरानी संस्कृति मिली है, जहां से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, मनुष्य का आगमन हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, मनुष्य का आगमन हुआ था। फिर आता है पटने। पटने क्या है, पटने भी क्या आता है आपका, महाराष्ट्र में आता है, जलगांव के पास, जहां पे जलगांव के पास। यहाँ पे भी किसकी केव पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं, जो कि अपर पैलियोलिथिक है, यानी कि गुफा पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं और अपर पैलियोलिथिक के साक्ष्य मिले हैं। और पटने से हमें किसके, शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य भी मिले हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, वो भी पटने से मिले हैं। फिर आपका आता है पलवरम। पलवरम कहाँ है, पलवरम आपका आता है मद्रास के पास, पलवरम आता है आपका मद्रास के पास। इसकी खोज किसने की थी, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। किसने की थी पलवरम की खोज, मद्रास के पास 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ये सबसे पहला पूरा पाषाणिक उपकरण है, पूरा पाषाणिक स्थल है जिसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। फिर आता है उसके बाद अतिरपक्कम। अतिरपक्कम भी मद्रास के निकट है, इसकी खोज 1863 में हुई थी। ये दूसरा पैलियोलिथिक यहाँ से क्या मिला है, औजार हमें देखने को मिला है, दूसरा पैलियोलिथिक औजार हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे सोहन की तरह क्या है, ये घाटी भी सोहन घाटी की तरह ये भी प्रसिद्ध है, अतिरपक्कम। और यहाँ से जो उपकरण है वो कैसे हैं, पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक काल के विकास के बारे में हमें बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, पूरा पाषाणिक काल के। किसके बारे में बताते हैं आपका, पूरा पाषाणिक काल के। और अपर पैलियोलिथिक मतलब हो गया उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद आपका आता है बेलन घाटी, उसके बाद आपका आता है बेलन घाटी। तो बेलन घाटी कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आपका, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, कहाँ पे, मिर्जापुर में, और वाराणसी का जो क्षेत्र है वहां, वहां से हमें क्या, बेलन घाटी मिली है। और यहाँ से क्या मिला है हमें, यहाँ से हमें पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का और नव पाषाण काल के कितने स्थल मिले हैं, 44, यानी कि 44 जो हमें साइट्स मिली है वो किसकी है, पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की और नव पाषाण काल की है। कहाँ से मिली है हमें, बेलन घाटी से मिली है। कहाँ से मिली है, बेलन घाटी से। कितनी, 44 साइट्स। ठीक है, यानी पूरा पूरे पाषाण काल का विकास कहाँ से तैयार किया जा सकता है, कहाँ से तैयार किया जा सकता है, तो वो आपके बेलन घाटी से तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है यहाँ से, यहाँ पे जो लोहदा नाला है, यहाँ से एक ऐसा उपकरण मिला है जो क्या है, एक हड्डी की बनी मूर्ति, हड्डी की बनी क्या मिलती है, एक मूर्ति मिलती है। वो कहाँ पे मिलती है, लोहदा नाला से मिलती है। किससे मिलती है, लोहदा नाला से मिलती है। वो कहाँ पर है आपका, बेलन घाटी में है, बेलन घाटी में है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है मिर्जापुर। मिर्जापुर पहाड़ी भी आपकी उत्तर प्रदेश में है, जहां पे क्या मिलता है, हमें गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। गुफा चित्रकारी के क्या मिलते हैं, साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपकी मृच, मुचतवी चिंतामगुणवी पहाड़ी। ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में है। और यहाँ पे भी क्या, पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल की जो साइट्स हैं, जहां से क्या, फ्लिंट, फ्लिंट के उपकरण मिले हैं। और यहाँ से चाइसल और बोरर, ठीक, चाइसल और बोरर के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं हमें, इनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा है, पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मध्यपुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में भी देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका जो ये प्रागैतिहासिक काल वाला चैप्टर है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।